रिसेंटली ऐसी न्यूज़ हमें मिली है कि एमजी नरेगा स्कीम में जो हमारे बेरोजगार मजदूर वर्ग है ना, कोविड-19 के कारण जो बेरोजगार है, उसने अपना ऑलमोस्ट सारा कोटा एग्जॉस्ट कर लिया है। 100 दिन की लिमिट में से ऑलमोस्ट 80 डेज की लिमिट जो है पूरी कर चुके हैं। अब आगे उनको काम नहीं मिलेगा। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना सेकंड एडिटोरियल, अ केस फॉर एक्सटेंशन। फटाफट से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपने लेक्चर को। जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो और इसको ट्रांसलेशन क्लास की तरह समझ रहे हैं तो आप इसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इस क्लास को आप लेंगे इंग्लिश की वर्कशॉप की तरह, जैसे आप एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर लेते हैं। मैं हर लाइन में से कुछ डिज़ाइन करता हूँ क्वेश्चंस को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आता हूँ हर सेंटेंस में से। कोशिश करेंगे आप उन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को जो है ना जवाब करने की, साथ में सारे नोट्स को बनाने की अच्छे अच्छे साफ साफ तरीके से, जो भी ग्रामर रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। बड़े आगे फटाफट से वीडियो को एक लाइक देना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए इन वीडियोस का। हाथों हाथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने पे। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे अ केस फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है किसी चीज़ का आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को लंबा करना, है ना, आगे के लिए खींच देना। अ केस का मतलब क्या होता है? देखो जब ट्रांसलेट करोगे ना आप तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ बियॉन्ड ट्रांसलेशन आपको जाना है। यह केस है ना, केस एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इंग्लिश के अंदर, समझो इसको, इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी लिखा होगा अ केस फॉर समथिंग, कभी कभी लिखा होगा अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर समथिंग, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है एक जस्टिफाइबल नीड है किसी चीज़ के लिए, ऐसी ज़रूरत है जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है, जिसको सही ठहराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अ न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ। जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केस है, बहुत ही एक जस्टिफाइबल नीड है, बहुत ही एक खास ज़रूरत है। और किस चीज़ की भाई? नए लैंड एक्विजिशन लॉ की, भूमि अधिग्रहण कानून की। समझ रहे हो ना? तो आपने सुना होगा लैंड एक्विजिशन लॉ बहुत पुराना है, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अ न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग केस या केस को यूज करते हैं इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब किस चीज़ का एक्सटेंशन है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है एमजी नरेगास इज इंपॉर्टेंट इन द रेस्क्यू ऑफ द पोर ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। कह रहा है जो एमजी नरेगास है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कह रहे हैं जो स्कीम है एमजी नरेगास इस ये है इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी। अच्छा कब, किस काम के लिए? रेस्क्यू के अंदर, बचाव के अंदर। अच्छा किन के भाई? ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के। किस वक्त? ड्यूरिंग, वक्त में, अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस के टाइम में। डिस्ट्रेस होता है जब आप बहुत परेशानी से, हार्डशिप से, डिफिकल्टी से गुजर रहे हो, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। सेंटेंस समझे? कह रहे जो स्कीम है ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए द पुअर, गरीब लोगों को, एक ऐसे वक्त में जो डिस्ट्रेस का होता है, जो बड़े कठिनाई, बड़ा मुश्किलात का होता है। आई थिंक समझ गए होंगे सेंटेंस को। पहले इसकी वोकैबुलरी देखते हैं, फिर इसकी ग्रामर में जाएंगे। डिस्ट्रेस वर्ड को नोट करें, हार्डशिप। देखो वर्ड तो सिंपल है ना, डिस्ट्रेस। इसका एक बार अच्छा सिनोनिम बताता हूँ आपको, एग्जिजेंसी। आया हुआ वर्ड है एग्जिजेंसी, पूछा हुआ वर्ड है एग्जाम के अंदर। एग्जिजेंसी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये इमरजेंसी का ही फॉर्म है, दूसरा एग्जिजेंसी है ना। एक ऐसी एग्जेंसी, एक ऐसी इमरजेंसी होती है जिसको आपको हाथों हाथ एड्रेस करना पड़े, हाथों हाथ जिसके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़े। चलो अब देखो इसमें आते हैं अपने ग्रामर के अंदर। सेंटेंस का सब्जेक्ट था एमजी नरेगा, सेंटेंस की वर्ब थी इज, है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब थी पिंक में। ये ग्रीन पिंक का खेल पूरे एडिटोरियल में मैं खेलता हूँ आपके साथ। क्यों खेलता हूँ? ताकि आप इंग्लिश के साथ खेलना बंद करें। इंग्लिश के आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को आप पहचानना सीखेंगे। मैंने पूरे एडिटोरियल के हर सब्जेक्ट और हर वर्ब को ग्रीन और पिंक में मार्क कर दिया है। कोशिश करें इसी तरीके से आप मेरे सब्जेक्ट से मेरी वर्ब, मेरे सब्जेक्ट से अपने, और मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की, है ना। मैं सच बता रहा हूँ, 10 दिन के अंदर आप जो गेन करेंगे ना, आप 6 महीने में भी गेन नहीं किया होगा आपने। 10 दिन इस एक्सरसाइज को करने से आपका दिमाग इतना क्रिस्टल क्लियर होगा इंग्लिश के अंदर। अब देखो ग्रामर क्या कहती है, एमजी नरेगा के पीछे तो एस आ रहा है, फिर भी यहाँ पे इज लगा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्कीम है ये, इसके पीछे एस लगाने का मतलब ये नहीं है ये जो है प्लूरल नाउन है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके पीछे एस आता है, बावजूद ऐसा नहीं कि उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स, जैसे फिजिक्स, है ना, जैसे मीजल्स एक बीमारी होती है ना, एड्स है, एड्स एक बीमारी है। तो ये सबके सब क्या है? मम्स है। ये सब के सब बीमारियां हैं या कोई सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो एड्स कोई बहुत सारी बीमारियां नहीं है,
पीछे का एस देख करके ऐसा मत सोचना एड्स आर लिख दूं या एड्स हैव लिख दूं। एड्स के साथ में सिंगुलर वर्ब्स आएगी, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेजर्स और मम्स के साथ में आएगी। मैथमेटिक्स के साथ प्लूरल भी आती है, ये मैंने नाउन वीडियो में आपको सिखाया हुआ है कब आपको प्लूरल वर्ब लगानी होती है इन तरह के सब्जेक्ट्स के साथ। चलो अब देखो यहाँ चीज़ ध्यान देने की है, एमजी नरेगा जो एक स्कीम है, हर स्कीम से पहले अपने द को यूज़ करते हैं। अब द को कहाँ कहाँ जनरली यूज़ करते हैं गवर्नमेंट की किन चीज़ों के आगे, उनको मैंने एक लिस्ट बना के बताया आपको। गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आगे आप द यूज़ करेंगे, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। किसी भी कंपनी के नाम के आगे आगे जो है गवर्नमेंट की या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो उसके आगे द को यूज़ करेंगे। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी द यूज़ करेंगे, द आरबीआई, द आईआरडीए, है ना। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सरकारी उसके आगे द यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट के आगे आप द यूज़ करेंगे, कोटपा एक्ट है ना, पोटा एक्ट है, पीटा एक्ट है, नाटा एक्ट है, जो भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं उनके आगे अपने द लगाते हैं। गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के आगे भी अपने द लगाते हैं। उज्ज्वला है, एमजी नरेगा है, वो महात्मा गांधी की कोई और स्कीम है ना, राजीव गांधी के नाम पे कोई और स्कीम है, सबके आगे द लगाते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ क्यों नहीं लगा। टाइटल पैराग्राफ्स के अंदर और किसी भी आर्टिकल के टाइटल के अंदर ग्रामर रूल्स को जो है ना रिगुलसली फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि स्पेस का क्रंच होता है ना। तो माइंड ना करें, द यहाँ पे लगना था, आगे पूरे एडिटोरियल में लगा हुआ है। अब देखो देखने वाली चीज़ है, जो कल कॉन्सेप्ट हमने किया था कॉमन प्लूरल नाउन का, परसों किया था शायद, है ना। अभी उसको फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ऐसा करते हैं, पहले आप मुझे बता दो इन चारों सेंटेंस के अंदर कौन सा सही और कौन सा गलत है। परसों ही किया हमने इस कॉन्सेप्ट को कॉमन प्लूरल नाउन का, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ आधे मिनट के अंदर। चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है फटाफट से आप अपने दिमाग में डिटरमिन करें। चलो देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, सब लोग समझते हैं। एडजेक्टिव के आगे द लग जाए तो एडजेक्टिव एक नाउन बन जाता है, और नाउन कैसा, एक क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लूरल नाउन। जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है, गरीब, है ना। पुअर के आगे द लगाया ना, इसका मतलब क्या है, गरीब लोग, सब के सब गरीब लोगों की बात कर दी। वैसे रिच के आगे द लगाया मतलब अमीर लोग, वीक के आगे द लगाया मतलब कमजोर लोग, स्ट्रॉन्ग के आगे द लगाया मतलब मजबूत लोग, प्रिविलेज के आगे द लगाया मतलब ऐसे लोग जिनको ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। समझ गए ना। तो ये एक पूरी क्लास को बताते हैं, ये एक नाउन की तरह बिहेव करते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, है ना। और जो है ना हमेशा हमेशा अपने साथ लेंगे प्लूरल वर्ब। अब ये कॉन्सेप्ट इतना सीख करके आप कुछ गलती करते हो, वही मैं आपको बार बार एम्फसाइज करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आपने अधूरा सीखा है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एडजेक्टिव बनेगा ना तभी प्लूरल कॉमन नाउन बनाना इसको। फॉर एग्जांपल द पुअर इज हंग्री, गरीब लोग हंग्री हैं। द पुअर मतलब गरीब लोग, भाई गरीब लोग हैं बहुत सारे हैं तो आर लगाऊंगा इसकी जगह, है ना। इतना तो आप कर लेते हो। अब नेक्स्ट में देखो द पुअर मैन इज हंग्री। अब आप क्या करते हो, सर द पुअर लगा हुआ था, मैंने इसकी जगह आर लगा दिया। आपने ही तो बताया था कॉमन प्लूरल नाउन है, इसके आगे अगर नाउन दूसरा आ जाए तो ये एडजेक्टिव ही कहलाएगा, इसको कॉमन प्लूरल नाउन ना समझना। इस केस में वर्ब लगेगी मैन के हिसाब से, एडजेक्टिव यहाँ पे द पुअर है और मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो द पुअर मैन इज हंग्री होगा, आर नहीं होगा। इस द पुअर को सब्जेक्ट मत बना बैठना। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये कहता है आपने एडजेक्टिव से कॉमन प्लूरल नाउन बनाना है तो ठीक है बना लेना, पर उसके आगे दूसरा कोई नाउन ना आ रहा हो। अगर दूसरा नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव रहेगा, कितने भी द इसके आगे आप चिपका लेना। द वाइज रीड्स अ लॉट, द वाइज गर्ल रीड्स अ लॉट, है ना। अब यहाँ पे द वाइज एक अमीर लोगों जो है ना बुद्धिमान लोगों की बात कर रहा है, समझदार लोगों की, तो रीड्स की जगह रीड लगा दूंगा, द वाइज रीड अ लॉट, है ना। पर जैसे ही मैंने यूं लिखा ना द वाइज गर्ल रीड्स अ लॉट, यहाँ पे रीड्स जो है ना वर्ब वो गर्ल के हिसाब से आएगी। द वाइज एक कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमेशा इसके आगे देखेंगे एक नाउन पड़ा हुआ हो तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, अदरवाइज ये कॉमन प्लूरल नाउन आप इसको मान सकते हैं। बड़े आगे फटाफट से। हमेशा एक चीज पे मैं आपको जोर देने की कोशिश करता हूँ, रूल्स को रटने से आप रूल्स भूल जाते हैं। एग्जाम कंडीशन ऐसी होती है, आपका नाम भी पूछा जाएगा ना, जब 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने होंगे, मैं आपसे आपका नाम भी पूछूंगा ना तो आप उसमें भी हड़बड़ा जाओगे। ऐसे आप रूल्स कितने याद कर सकते हो और वहां पे कितने अप्लाई कर सकते हो। तो कोशिश करें रूल के पीछे का लॉजिक सीख लें, फिर आपको ये भी मालूम चल जाएगा रूल कैसे बना है और उसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, और कब उसको नहीं लगाना ना, ये सबसे जरूरी चीज होती है। सब चीजें सीखने के लिए ग्रामर सीरीज चैनल पे रखी है, टोटल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जाकर के होम पेज से इसको एक्सेस करें, फ्री में पूरी ग्रामर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ लॉजिक के साथ। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी समरी मैं आपको दे रहा हूँ। समरी ये है कि गरीब लोगों ने बेरोजगारी के कारण अपना कोटा एमजी नरेगा स्कीम में पूरा कर लिया है, जिसमें 100 दिन का इनको रोजगार मिला करता था। 80 डेज का हो गया लगभग पूरा, है ना। कह रहा है कि अब इसके पूरे होने के बाद ये भी भूखे मरेंगे। अब भूखे मरेंगे उसके लिए सरकार को एक्सेप्शनल केसेस के अंदर एक एक्सटेंशन इस स्कीम के अंदर दे देना चाहिए, है ना। वैसे तो नहीं मिलता है पर एक्सेप्शनल केस है, कोविड आया हुआ है,
एक्सटेंशन दे देना चाहिए, 100 की जगह 150 या 200 दिन की रोजगार इनको दे दो। कह रहे इससे होगा क्या, जो लोग भूखे मरने वाले हैं वो भूखे मरने से बचेंगे, धीरे धीरे मानसून आ जाएगा, अच्छा मानसून आने वाला है, सबको थोड़ी सी इंप्लॉयमेंट उसमें भी मिलेगी, तो धीरे धीरे सब चीज़ें जो है नॉर्मल हालात में आ जाएंगी। बस इसकी यही आज की समरी है। इसकी टोन बोलूँ तो टोटली सजेस्टिव टोन है, सरकार को सजेस्ट कर रहा है भाई आपको ये करना चाहिए, अगर नहीं किया तो आपने गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं सजेस्टिव टोन। कोशिश करें समरी को डालें कमेंट सेक्शन में लिख करके। चलिए शुरू करते हैं। करें द फाइंडिंग दैट 8.4 lakh poor households have completed at least 80 days of the 100-day limit for work under the MG Naregas and 1.4 lakh among those have completed the full quota should come as no surprise। सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, बहुत सिंपल है। कह रहा है जो फाइंडिंग मिली है, जो हमें जो नतीजा अभी मिला है ना, फाइंडिंग मतलब कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है जो, तो कह रहा है जो नतीजा हमें मिला है ना, दैट वो ये कि 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड मतलब घर है ना, हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज, 8.4 लाख गरीब फैमिलीज ने कंप्लीट कर लिया है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 80 दिनों को, और किसकी 100 डे लिमिट के, तो 100 दिन की लिमिट में से कम 80 दिन की लिमिट को, 80 दिन को पूरा कर लिया है। अच्छा ये किस चीज़ की लिमिट थी भाई, फॉर वर्क अंडर एमजी नरेगा, काम की लिमिट थी नरेगा नाम की स्कीम के अंदर में। तो कह रहा है पहली फाइंडिंग तो ये वाली। अच्छा दूसरी फाइंडिंग क्या है, एंड लगा के बता रहा है कि 1.4 लाख है ना, इनमें से अमंग दोस्त जो ऊपर वाले 8.4 हैं, इनमें से 1.4 लाख जो है ना उन्होंने कंप्लीट कर लिया है फुल कोटा। कह रहे ये जो फाइंडिंग है ना, ये पहली फाइंडिंग ये, और दूसरी फाइंडिंग ये। कह रहे जो फाइंडिंग है ना, शुड कम, इसको आना चाहिए एज नो सरप्राइज, किसी भी अचंभे की तरह नहीं। कम एज सरप्राइज मतलब किसी चीज़ का अचंभा देना, और कम एज नो सरप्राइज मतलब किसी चीज़ पे आपको बिल्कुल अचंभा ना होना। तो कह रहे जो फाइंडिंग है, नतीजा है जो हमें मालूम चला है, इस पे किसी को भी आश्चर्य जो है ना, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। फाइंडिंग की वर्ब कहाँ है, चाइना में, इसकी वर्ब कहाँ है, जापान में है ना। फाइंडिंग पढ़ा है सब्जेक्ट ऊपर, वर्ब पढ़ी है लास्ट में। बीच में 8.4 लाख की वर्ब यहाँ आ गई हैव कंप्लीटेड, और 1.4 लाख की वर्ब आ गई यहाँ पे हैव कंप्लीटेड। सिंपल सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, बहुत सिंपल है सब कुछ। अच्छा अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट से। आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है, देखो 2-3 बार करवा चुका हूँ, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों को आज मैं मिक्स कर रहा हूँ है ना। मिक्स करने से क्या होगा, आपको दोनों की एक साथ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अगर दोनों को एक ही सेंटेंस में आपको मिक्स करके दिया जाए तो। देखो फाइंडिंग क्या कहती है, अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, पहले आप पांचों को सोल्व करो। 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने, 5 सेंटेंसेज हैं, पांचों में एरर बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं कम से कम 3 बार करवा चुका हूँ पिछले 2 महीने में, सभी लोग ट्राई करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पांचों में कुछ ना कुछ एरर मैंने रखी है, आप एरर को ढूंढें फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलो देखो 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नाउन्स जब भी एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे उनको प्लूरल नहीं बनाना है। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह आ जाए तो उसको प्लूरल नहीं बनाना है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो नाउन की तरह ही आए, एडजेक्टिव की तरह ना आए तो उसको प्लूरल बना देना है ना। अगर कोई प्लूरल नाउन की तरह आए तो उसको प्लूरल ही रखो, पर एडजेक्टिव का काम करे तो उसको सिंगुलर बना दो। अब इसको मैं अप्लाई करूं इन 5 सेंटेंस में। 5 miles रेस हैज स्टार्टेड। भाई स्टार्ट क्या हुआ है, हैज स्टार्टेड हो गई हमारी वर्ब, रेस हो गई हमारा सब्जेक्ट। ये 5 miles क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस रेस के बारे में। जैसे लॉन्ग रेस होती है, शॉर्ट रेस होती है ना, वैसे ही मैं बोल देता हूँ 5 miles रेस, 5 मील वाली रेस शुरू हो चुकी है। अब देखो ये 5 मील बता रहा है रेस के बारे में, रेस हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली चीज को बोलते हैं एडजेक्टिव। ये 5 माइल्स है ना, ये एक नाउन होने के बावजूद एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो पहले तो फटाफट से इसका एस उड़ा दो पीछे वाला, क्योंकि एडजेक्टिव्स को प्लूरल नहीं बनाते। दूसरा आपने एस उड़ाया ना, अपने व्यूअर को समझाने के लिए मैंने एस उड़ा दिया है, बीच में एक हाइफन लगा दो, इसको बोलेंगे हाइफनेटेड एडजेक्टिव। समझ गए मेरी बात को। पीछे का एस क्यों उड़ाया, क्योंकि रूल कहता था एडजेक्टिव को एस लगा करके उड़ा देना है ना, एस हटा देना एडजेक्टिव का। बीच में हाइफन क्यों लगाया, जैसे ही आप ये काम करते हो अपने व्यूअर को एक इंडिकेशन देने के लिए कि मैंने ये काम कर दिया है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया है, बीच में हाइफन लगा दिया है। अब इसको आप हाइफनेटेड एडजेक्टिव समझे। समझ गए रूल को, अगले में देखते हैं। द रेस इज ऑफ 5 माइल। ये रेस जो है ना 5 माइल्स की है, 5 मील की है। सब्जेक्ट कौन है भाई, द रेस। वर्ब कौन है, लिंकिंग वर्ब है सर, इज अकेली आई हुई है, बी फैमिली की वर्ब, लिंक वर्ब का काम करेगी। ऑफ क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 5 माइल। अच्छा सर 5 माइल जो है अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन बनते हैं। अच्छा ये 5 माइल एक नाउन है, अगर ये नाउन है तो सर इसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव नहीं बनाना, इसको मुझे बीच में से
इसको निकाल के और पीछे एस को लगा देना है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? जब जब आपके पास प्लूरल नाउन्स नाउन का काम कर रहे हो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहे हो, सब्जेक्ट बन रहे हो किसी सेंटेंस का, उस केस में उनको हाइफनेटेड एडजेक्टिव नहीं बनाना, प्लूरल रखो उसको बिंदास पीछे एस लगा करके। अगला सेंटेंस देखो, 5 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 miles हमारा सब्जेक्ट हो गया, 5 मील हमारी एक सब्जेक्ट हो गया, आर हो गई आपकी वर्ब, है ना। 5 मील एक लंबी डिस्टेंस है ना, 5 मील एक लंबी दूरी है। सब्जेक्ट है सर 5 माइल्स, 5 माइल सब्जेक्ट है हमारा, तो इस सेंटेंस में नो एरर्स है। क्यों नो एरर है? क्योंकि सब्जेक्ट होने की वजह से मैं 5 माइल्स का 5 माइल ऐसा नहीं बनाऊंगा एस उड़ा के। समझ गए ना, सेंटेंस में नो एरर। अगला देखो, ऑल वी नीड आर 100 रुपीज नोट। ऑल वी नीड आर 100 रुपी। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे मालूम है सवाल होगा, अभी रुक जाओ, रूल नंबर 2 भी आएगा, है ना। पहले रूल नंबर 1 को कर रहा हूँ मैं फिनिश। ऑल वी नीड आर 100 रुपी नोट। ऑल वी नीड आर 100 रुपी। देखो ऑल सब कुछ, वी नीड जो हमें चाहिए, वी की वर्ब है नीड, है ना, और ऑल की वर्ब है आर। ऑल की वर्ब है आर। अच्छा भाई क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड। जो व्हाट का रिप्लाई दे दे वर्ब से, जो व्हाट का रिप्लाई दे दे वर्ब से, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमें चाहिए 100 रुपए का नोट। अच्छा भाई नोट चाहिए तुम्हें, कौन सा? 100 रुपए का। 100 रुपए इस नोट के बारे में बताएगा, एक एडजेक्टिव काम करेगा। एडजेक्टिव काम करेगा तो फटाफट से आंखें बंद करो और इसके पीछे का ऐसा हटाओ और बीच में लगा दो हाइफन। देखो फॉर्मूला की तरह बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी लगता है फॉर्मूला। जो भी हमें चाहिए ना वो एक 100 रुपए का नोट है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस 100 रुपए का एक नोट चाहिए। नोट के पहले आ गया, इसको मैं हटा करके हाइफनेटेड एडजेक्टिव बना दूंगा। ऑल वी नीड आर 100 रुपी। अब देखो वही काम कर दिया, यहाँ पे 100 रुपी लिखा हुआ है, बीच में हाइफन लगाया हुआ है, पर ध्यान देना इसके बाद में नोट नहीं आ रहा। अब ये 100 रुपी जो है ना, 100 रुपी जो है ये इस आर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये 100 रुपी एक नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो पीछे एस लगाओ और इसके आगे से बीच में से हाइफन निकाल दो। अब ये पूरी चीज समझ गए होंगे आप, आई थिंक, है ना। समराइज कर देता हूँ, अगर इसके आगे दूसरा नाउन आ रहा होगा, अगर ऐसी चीजों के आगे दूसरा नाउन आ रहा होगा तो ये चीजें एडजेक्टिव का काम कर रही होंगी, इनके बीच में से आप हाइफन लगा के और पीछे से एस निकाल दो। अगर इनके आगे दूसरा नाउन नहीं आ रहा, अगर इनके आगे दूसरा नाउन नहीं आ रहा तो ये नाउन का काम कर रही हैं, इनको हाइफनेटेड एडजेक्टिव नहीं बनाना। ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 पे आ रहे हैं। मेजरमेंट्स जो हैं 5 किलो, 2 किलो, 2 किलोमीटर, 100 रुपये, 30 दिन, 5 घंटे, 3 कप शुगर। समझ रहे हो, मेजरमेंट्स हैं। 30 दिन एक मेजरमेंट है, किसकी? टाइम की। 100 रुपये मेजरमेंट है, किसकी? मनी की। 2 किलोमीटर मेजरमेंट है, किसकी? डिस्टेंस की। 5 केजी मेजरमेंट है, किसकी? वजन की। मेजरमेंट्स को सिंगुलर लिंकिंग वर्ब देनी है। क्या करना है? मेजरमेंट्स को सिंगुलर लिंक वर्ब देनी है। तो अगर मेजरमेंट्स आई हुई है ना, उनके बाद में वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर लिंकिंग वर्ब। अब बताओ 5 माइल एक मेजरमेंट है या नहीं? 5 माइल एक मेजरमेंट है, इसकी वजह से वर्ब आएगी यहाँ पे इस। समझ गए ना? रूल नंबर 2 क्या कर रहा हूं मैं? मेजरमेंट्स को सिंगुलर लिंकिंग वर्ब दे रहा हूं। 5 माइल के बाद में लिंक वर्ब बाहर आ रही थी, मैंने इसको दे दिया इस, है ना। ऑल वी नीड आर 100 रुपी नोट, है ना। इस केस में भी क्या लगाऊंगा मैं? इसको लगाऊंगा। ऑल है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, पोर्शन है, ये सबके सब प्रोनाउन कैसे काम करते हैं? ये जो बाद में नाउन आ रहा हो उसके हिसाब से अपनी वर्ब को लेते हैं। 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है। देखो नोट आ रहा है ना, तो नोट के हिसाब से तो मुझे इस वैसे भी लगाना ही था। 100 रुपये का नोट होगा, पर नोट तो एक ही है, वैसे ही मुझे इसको यहाँ पे लगाना ही था। ऑल वी नीड आर 100 रुपीज़। इस केस के अंदर 100 रुपीज़ एक मेजरमेंट का काम करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो दोनों रूल को कंबाइन कर दिया हमने, और जनरली आपको दोनों रूल को कंबाइन करके दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना। इसी तरीके से आप इसको करें फॉलो। एक बार रिपीट कर लेना, इससे आसान भाषा के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं सीख पाओगे, पूरे विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। रिपीट कर लेना, यहीं पे सीख रहे हो तो सीख जाओगे। अच्छा फटाफट से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5 में मैंने इसी तरह के काम किए हुए उल्टे सीधे। एडिशनल एरर को भी डाला है मैंने, एडिशनल एरर्स को आइडेंटिफाई करना अगर आपको कहीं पे मिले। डाल रखिए 2 जगह, कोशिश करना दोनों जगह 2 एडिशनल एरर्स को आप ढूंढे, कम से कम 2 जगह है। बढ़े आगे फटाफट से। चलो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कमेंट्स में डालना। 2 घंटे में मेरे आंसर्स आपको मिल जाएंगे हर रोज की तरह। कह रहा है देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट से पहले 100 डे आ रहा था। लिमिट अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो 100 डे का एडजेक्टिव काम करेगा, इसलिए 100 डेज लिमिट नहीं, 100-डे लिमिट। कह रहा है while these numbers are a fraction of the 4.6 crore households which have benefited from MG Naregas this year, the fact that many poor households have nearly completed their full quota of employment under the scheme in just the last 2 months is a reflection of the distress.
दैट हैज ड्रिवन देम टू टेक रिकॉर्स टू इट। देखो देखने में तो बड़ा लंबा सेंटेंस है, अब ध्यान से पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है ऐसे लंबे सेंटेंस को। जहां, वाइल मतलब जहां या जबकि, जबकि बोल दो या जहां बोल दो। कह रहे जहां ये जो आंकड़े हैं, दीज जो नंबर हैं, ये 8.4 और 1 लाख, कह रहे ये खाली फ्रैक्शन है, छोटा सा एक हिस्सा है। फ्रैक्शन मतलब छोटा सा पार्ट। और किसका भाई? 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स का। इंडिया में 4.5 करोड़ परिवार हैं अपने देश में। तो कह रहे जहां पे ये नंबर्स है सिर्फ एक फ्रैक्शन है, छोटा सा हिस्सा है। अच्छा कौन से हाउस होल्ड्स? जो कि बेनिफिट हुए हैं, जिनको फायदा मिला है एमजी नरेगा से इस साल के अंदर। तो इंडिया में 4.5 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने मां नरेगा स्कीम से बेनिफिट उठाया इस साल के अंदर। कह रहे जहां पे ऐसा है। हुआ क्या? कह रहे जो फैक्ट है ना, ये जो तथ्य है, जो स्टेटमेंट है, जो बात है, दैट वो ये कि बहुत सारे गरीब हाउस होल्ड्स, बहुत सारे गरीब परिवार जो हैं, उन्होंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और किसको? अपने पूरे कोटा को। और किस चीज़ का? एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। और कहाँ पे? इस स्कीम के नीचे। और कब? महज लास्ट 2 मंथ्स में, पिछले 2 महीनों में। और वो महीने कौन से हैं? मई जून 2020। तो कह रहे जो फैक्ट ये है ना कि बहुत सारे गरीब जो परिवारों ने अपना कोटा पूरा कर लिया है खाली पिछले 2 महीनों में। कह रहे जो फैक्ट है ना, अब इसकी वो आगे इज, ये फैक्ट है एक रिफ्लेक्शन, एक परछाई उस डिस्ट्रेस की, उस परेशानी की, उस डिफिकल्टी की, जिसने ड्राइव कर दिया इनको ऐसा रास्ता चुनने के लिए, टेक रिकॉर्स टू करने के लिए। पहले ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं, अब ग्रामर वोकैबुलरी में आऊंगा, जो आपके कंफ्यूजन है सारी निकल जाएंगी। समझ गए ना? तो कह रहे जहां पे ऐसा हुआ, भले ये छोटा सा फ्रैक्शन हो, पर जो बात ये है कि बहुत सारे गरीबों ने अपना 2 महीने में कोटा पूरा किया ना, तो ये एक रिफ्लेक्शन बनता है, परछाई बनता है उस परेशानी की, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सिंपल है ना। ये लास्ट में देखने वाला दिक्कत होगी आपको, टेक रिकॉर्ड्स। ये क्या होता है? टेक रिकॉर्ड्स करना और रिसोर्ट करना, इन दोनों के बाद में टू लगता है। दे रिसोर्टेड टू समथिंग एंड दे टुक रिकॉर्ड्स टू समथिंग। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इस काम पे उतर आना या इस चीज का सहारा लेना, ये रास्ता अख्तियार करना, है ना। इस तरह से आप इसको बोलते हैं। अगर ऐसा बोल दूं ना मैं, द पुलिस टुक रिकॉर्ड्स टू रेडिंग द होम ऑफ गैंगस्टर इन नाइट, ये पकड़ा गया ना दुबे सुबह सुबह। तो अगर पुलिस ने रास्ता इख्तियार किया, टुक रिकॉर्ड्स किया, इस काम पे उतर आई या इस चीज़ का सहारा लिया, और वो चीज़ क्या थी? रेड करने का घर को, गैंगस्टर के घर को रात के अंदर। समझ गए ना? तो मैं ऐसा बोल करके यूँ कह रहा हूँ कि इस रास्ते को पुलिस ने इख्तियार किया है, पुलिस ने इस काम पे उतर आई है, इस चीज़ का सहारा लिया है। इसको सीधे सीधे अब देखो टुक रिकॉर्ड्स है ना, तो पास फॉर्म बना देता हूँ रिसोर्ट की, रिसोर्टेड। ठीक है ना? टुक रिसोर्ट था तो मैंने रिसोर्टेड लिख दिया इसकी पास फॉर्म बना के। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, द पुलिस रिसोर्टेड टू रेडिंग द होम ऑफ गैंगस्टर इन द नाइट। समझ गए इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देना, टू preposition है, इसके बाद में आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या एक नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आएगा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करके चलें। ऐसा नहीं है आज आप टुक रिकॉर्ड्स, टेक रिकॉर्ड्स सीख रहे हैं और कल मुझसे आप रिसोर्ट सीखेंगे। जब दोनों चीज़ें एक ही मतलब रखती है भाई, तो दिमाग के एक ही कोने में दोनों को रखो, इसी तरीके से आपको याद रहेंगी। बढ़े आगे, चलो। टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आई, अब कोई लिखना मत कमेंट में, है ना। प्रोनाउन आ रहा है, वर्ब लगी नहीं हुई, तो उसकी आईएनजी फॉर्म कहाँ से बना दें? कह रहा विद द इकोनॉमी रीलिंग आफ्टर एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स following the COVID-19 pandemic and migrant laborers losing jobs in urban areas and returning to their rural homes to avoid destitution, the scheme has come as a huge relief to poor families. With के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ? इकोनॉमी के रील करने के, लड़खड़ाने के साथ ही। रील करना मतलब लड़खड़ाना। और किसके बाद? एक्सटेंडेड लॉकडाउन्स के बाद, एक के बाद जो लंबे लॉकडाउन्स लगे उनके बाद। अच्छा लॉकडाउन कब लगे? फॉलो करते हुए बाद में कोविड-19 महामारी के। कह रहा है एक तो इस चीज़ के साथ ही। अच्छा दूसरी चीज़ कौन सी? एंड लगा के बता रहा है, प्रवासी मजदूर जो हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनके लूज कर देने के साथ ही, खो देने के साथ ही अपनी जॉब्स को शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में। अच्छा भाई तीसरी कौन सी चीज़ के साथ ही? एंड लगा के बता रहा है, रिटर्न कर देने के, उनके लौट जाने के अपने घरों में, रूरल होम्स में, गांव के घरों में, अवॉइड करने के लिए डेस्टिट्यूशन को। डेस्टिट्यूशन होती है ऐसी गरीबी जिसमें आपको खाने दाने के भी दाना, जो मतलब आपको दाना भी जो है ना नसीब ना हो, डेस्टिट्यूशन। तो कह रहे हैं इनके रिटर्न कर देने के अपने घरों में, अवॉइड करने के लिए ऐसी गरीबी को। कह रहा है इन तीनों चीज़ों के साथ ही। अच्छा हुआ क्या? स्कीम है ना, वो आई है, हैज़ कम, एक बहुत बड़ा रिलीफ बन के पुअर फैमिली के लिए। समझ गए ना? गरीब परिवारों के लिए स्कीम बहुत बड़ा एक रिलीफ बन के आई है। प्रॉब्लम ये होती है ऐसे सेंटेंसेस में लोग परेशान रहते हैं, सर ये कैसे पढ़ा जाए, कहाँ पे जाएं हम, कौन सब्जेक्ट है इसका? ये बड़ा सब्जेक्ट, ये बड़ी वर्ब, है ना। ये विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, रीलिंग नाम का जेरेंट,
लूजिंग नाम का जीरेंड, रिटर्निंग नाम का जीरेंड। अब अगर आपको सर समझ नहीं आ रहा है कि जीरेंड कैसे बन गया सब्जेक्ट, कैसे बन गया ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा हम ग्रामर सीरीज में कर चुके हैं ना, जीरेंड को कैसे पहचानना है, कैसे वो सब्जेक्ट बनेगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। कोशिश करें ग्रामर सीरीज को पढ़ करके एडिटोरियल्स को देखें, आपको दुगना मजा आएगा। आप कहोगे सर अब जो बता रहे हो ना मुझे 100% क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक चैलेंज शो कर रहा हूं मैं। जीरेंड आप मेरे साथ देख चुके हो, है ना। आपने जीरेंड अगर देखा है तो जीरेंड पे बेसिक एक एरर हमने देखी थी, सब्जेक्ट ऑफ जीरेंड। क्या आपको उस एरर के हिसाब से तीनों इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई गलती दिख रही है या नहीं दिख रही, है ना। मैं बताऊंगा नहीं, लंबा हो जाएगा। आपको जीरेंड का अगर सब्जेक्ट मान लिया, आपने जीरेंड बना लिया है, तो इसके पहले जो इसका सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आपको उसमें कोई एरर दिख रही है या नहीं दिख रही। जिन्होंने वीडियो देखी है कमेंट में बताना। चलो, केरल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड इट इनटू अ मॉनसून सीजन हैज आल्सो बेनिफिट हाउस होल्ड्स। कह रहे सरकारी डिसीजन जो है, सरकार का जो फैसला है एक्सटेंड कर देने का, इसको आगे खींच देने का, इस जो स्कीम को, और किस में, मॉनसून सीजन के अंदर, है ना। इसने भी बेनिफिट किया है पुअर हाउस होल्ड्स को, गरीब जो है परिवारों को, समझ गए। कह रहे डेटा फ्रॉम दिस ईयर शो दैट इन नियरली 2/3 ऑफ द स्टेट्स डिमांड फॉर एमजी नरेगा वर्क हैज डबल्ड और इवन ट्रिपल्ड इन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। कह रहा है जो डेटा है ना, इस साल का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो प्लूरल डेटा, वो प्लूरल नाउन, जो डेटा का डेटम का प्लूरल होता है डेटा, है ना, वो शो करता है हमें। अब इसकी वर्ब देखो प्लूरल लगी हुई है, वो हमें दिखाता है दैट वो ये कि लगभग 2/3 ऑफ स्टेट्स में, लगभग 2/3 राज्यों में जो डिमांड है ना नरेगा वर्क्स की, वो या तो हो गई है डबल या हो गई है ट्रिपल, या तो दुगनी या तिगुनी। और कहाँ पे, अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कंपेयर टू, कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर के, पिछले सालों के। तो डेटा बता रहा है भाई पिछले सालों से दुगनी या तिगनी हो गई डिमांड 2/3 स्टेट्स के अंदर इंडिया के। सेंटेंस में देखने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार फटाफट सबको मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, है ना। डाटा डेटम आपने देख लिया है, ये 2/3 क्यों लिखा है, अगर यहाँ पे 2 आया है इसलिए इसके आगे जो है अपने एस लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 की जगह 1 आया होता तो मैं यहाँ पे इस जो एस को निकाल देता, तो यहाँ पे मैं 1/3 लिखता अगर 1/3 लिखना होता, पर 2 आया ना उसकी वजह से पीछे ही एस लगाना लाजमी है। अ नंबर ऑफ अपने बाद हमेशा क्या लेगा, एक प्लूरल नाउन को लेगा। कॉमन मिस्टेक होती है अ नंबर ऑफ के बाद में, अब अ देखते हो ना, अ नंबर, तो आप इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लिखने की कोशिश करोगे, अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऐसा मत करना, हमेशा अपने बाद में लेगा एक प्लूरल नाउन को। बढ़े आगे, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, हमेशा एक प्लूरल नाउन को अपने बाद में लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा ओनली इन स्टेट्स वेयर खरीफ क्रॉप वाज सॉन द डिमांड वाज रिलेटिवली स्लोअर। इस सेंटेंस में एक कॉमन सी एरर है ना, कॉमन एरर, बिल्कुल कॉमन एरर। फटाफट से आप पहले उसको फाइंड आउट करें, मैं इतने में ट्रांसलेट करता हूँ उसको। कह रहा है महज स्टेट्स में जहाँ पे खरीफ क्रॉप को सो किया गया, बोया गया, पैसिव वॉइस में बोया गया, तो जो डिमांड था ना, जो मांग थी, वो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली कम थी, लोअर थी। अगर जहाँ पे खरीफ की फसल बो दी गई वहीं पे डिमांड कम थी, अदरवाइज बाकी स्टेट्स में डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब आ जाओ इसमें एरर पे। जिन लोगों ने ढूंढ लिया सभी को बहुत बधाई, सही रास्ते हो आप। अब जिन्होंने नहीं ढूंढा है उन बुद्धुओं के लिए, यार पूरा देख दिखा करके तुम भूल क्यों जाते हो। रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में कभी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, है ना, पढ़ा है ना रूल को मैंने आपको ग्रामर सीरीज में एडजेक्टिव वाले पार्ट के अंदर पूरे लॉजिक के साथ बताया था। लॉजिक ये है, ये दोनों ही जो है ना कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगाने की जरूरत ही क्या है ना। रिलेटिवली के बाद में लोअर लगाने की जरूरत ही क्या है, जब रिलेटिवली खुद ही कंपेयर करता है, जब कंपैरेटिवली खुद ही कंपेयर करता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं, इसके बाद में आएगी कौन सी, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। अब इस रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं, इतना आप लोग समझते हैं। अब अगर कभी ऐसी कंडीशन बैठ जाए, इसके बाद में देन लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर्क वॉज कंप्लीटली और रिलेटिवली बेटर। इस सेंटेंस में आपने देखा कंपैरेटिवली और रिलेटिवली आया, इसके बाद में बेटर नहीं, आपने देखा सर गुड लगाना है, क्योंकि गुड जो है पॉजिटिव डिग्री होती है, इन दोनों के बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है। पर जैसे ही ये काम आप दूसरे सेंटेंस पे करोगे ना, जैसे ही ये काम सेंटेंस दूसरे में करोगे, सेंटेंस नंबर 2 में, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड के बाद में आप देन को यूज नहीं कर सकते। देन कंजंक्शन इसी तरीके से काम करती है, जब आपके पास कंपैरेटिव डिग्री हो, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, तभी देन कंजंक्शन यूज होगी। अब दिक्कत ही होगी, धर्म संकट में हो आप, यहाँ पे तो बेटर रखना ही पड़ेगा, और इस बेटर के साथ में कंपैरेटिवली रिलेटिवली नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, इसको उड़ा दो, देयर वर्क वॉज बेटर देन अस। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपको इन दोनों को साथ में नहीं रखना है, रिलेटिवली कंपैरेटिवली और कंपैरेटिव डिग्री को। इस केस में मैंने कंपैरेटिव डिग्री की पॉजिटिव डिग्री बना दी, इस केस के अंदर मैंने
कंपैरेटिवली रिलेटिवली को उड़ा दिया, क्योंकि देन से पहले मुझे एक कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ही चाहिए थी, इसको मैंने उड़ा दिया, दोनों का मामला शांत। अब इस सेंटेंस में एक और एरर है, फटाफट यहाँ पे पॉज दें, सिंपल एरर है जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ा है। चलो, देन कंजंक्शन बराबर की चीजों को हमेशा कंपेयर करती है, उनका वर्क हमारे से बेटर नहीं था, देन दैट ऑफ अस, देन वर्क ऑफ अस या दैट ऑफ अस, है ना, हमारे से बेहतर सुनना था उनका वर्क, हमारे से बेहतर नहीं था, हमारे वर्क से बेहतर था, देन दैट ऑफ अस, है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा बट विद सम स्टेट्स रिसोर्टिंग टू देयर ओन शटडाउन्स टू curtail the spread of COVID-19, the prospects of a robust economic recovery that would benefit those engaged in casual labor and daily wage labor remain dim. कह रहा लेकिन विद साथ ही कुछ स्टेट्स के रिसोर्ट टू करना मतलब टेक रिकॉर्ड्स टू, देखा था ना ऊपर, टेक रिकॉर्ड्स और रिसोर्ट का मतलब एक ही होता है। कह रहा लेकिन कुछ स्टेट्स के रिसोर्ट टू करने के साथ ही, सहारा लेने के साथ ही अपने खुद के शटडाउन्स का, है ना, और किस चीज़ के लिए, कर्टेल करने के लिए, काटने के लिए, कम करने के लिए फैलाव को इस बीमारी के, यानी इस काम के साथ ही जो प्रॉस्पेक्ट्स है ना, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक रॉबस्ट, एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक रिकवरी की, कह रहा वो जो है ना रिकवरी जो बेनिफिट करेगी उन लोगों को जो इंगेज्ड हैं कैजुअल लेबर में, है ना, जो दिहाड़ी मजदूरी में इंगेज्ड हैं, और जो है डेली वेज लेबर, है ना। कह रहे जो प्रॉस्पेक्ट है ना ये रिमेन बने हुए हैं बहुत ही डिम, आज भी बहुत ज़्यादा डिम बने हुए हैं। समझ गए सेंटेंस को, एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेकिन कुछ स्टेट्स का सहारा लेने के साथ ही, उतर आने के साथ ही अपने खुद के शटडाउन पे, लॉकडाउन पे कर्टेल कम करने के लिए फैलाव को इस बीमारी के, जो लाइवलीहुड हैं, प्रॉस्पेक्ट हैं, जो आगे के एक्सपेक्टेशन है, और किसकी, एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक रिकवरी की जो बेनिफिट करेगी उन लोगों को जो इंगेज्ड हैं दिहाड़ी मजदूरी में, कैजुअल लेबर में और डेली वेज लेबर में। कह रहे प्रॉस्पेक्ट जो है ना, ये प्रॉस्पेक्ट ये रिमेन बने रहते हैं बहुत ही डिम, बहुत ही कम। समझ गए सेंटेंस को। रिसोर्ट टू के बाद में क्या आना चाहिए, एक हमेशा नाउन प्रोनाउन या जीरेंड आना चाहिए। देयर और ऑन दो एडजेक्टिव हो गए, शटडाउन नाम का नाउन यहाँ पे लगा हुआ है ना। रिसोर्ट टू भी एक जीरेंड है तो सम स्टेट्स है, यहाँ पे सम स्टेट्स नहीं, स्टेट्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगी होनी चाहिए। जीरेंड का पजेसिव जो है सब्जेक्ट बनता है हमेशा। ये हिंदू वाले और बहुत सारे जो है ना जो राइटर्स हैं इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूल जो है ना बहुत ही ट्रेडिशनल रूल है ना, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर राइटिंग के अंदर लोग इसको आजकल जो है ना बिल्कुल एकदम ओमिट करने लगे हैं। यहाँ पे सम स्टेट्स नहीं आना चाहिए था, स्टेट्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगा के इसका पजेसिव बनना चाहिए था। प्रॉस्पेक्ट होता है लाइवलीहुड, आउटलुक, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की, है ना। आगे बढ़े। कह रहे द फेयरली गुड मानसून दिस ईयर शुड हेल्प विद प्रोवाइडिंग for more agriculture jobs beyond the Manrega's work as well. But the surging rate of demand for work under the scheme suggests that it is time the government thought about extending the limit, at least on a state by state basis. कह रहा है फेयरली गुड मानसून जो है ना, बिल्कुल एकदम सही मानसून जो है इस सीजन में शुड हेल्प, इसको हेल्प करना ही चाहिए, जरूर ये हेल्प करेगा। और किस काम के साथ, प्रोवाइड करने के साथ, और किस चीज़ को, और ज़्यादा एग्रीकल्चर जॉब्स को, है ना, और ज़्यादा खेती की नौकरियों को, और बियॉन्ड पार मनरेगा वर्क्स के साथ ही साथ। तो मनरेगा में तो मिलती है एग्रीकल्चर जॉब, तो अगर मानसून भी हमें बहुत हेल्प करने वाला है ऐसी जॉब्स को मनरेगा के अलावा भी निकालने में। कह रहे बट लेकिन जो सर्जिंग रेट है ना, जो ग्रोथ रेट है ना, डिमांड की, मांग की, काम की, वर्क की, इस स्कीम के नीचे वो ये सजेस्ट करती है रेट, वो ग्रोथ रेट हमें ये बताती है कि इट इज़ टाइम, वक्त आ गया है, इट इज़ टाइम सरकार के लिए कि वो सोचे एक्सटेंड करने के बारे में इस लिमिट को 100 दिन से इसको 150 दिन का बनाने में, कम से कम स्टेट बाय स्टेट बेसिस के ऊपर। समझ गए ना। तो कह रहे जरूर ही हमें दूसरी नौकरियां मिलेंगी मानसून के कारण, लेकिन इस रेट को देखते हुए हमें ये लगता है कि सरकार को अब एक्सटेंड कर देना चाहिए लिमिट को स्टेट बाय स्टेट बेसिस के ऊपर। समझ गए सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, सिंपल है ना। अब आते हैं इसके अंदर की देखने वाली चीज़ों पे। सर्ज रेट क्या होती है, ग्रोथ रेट। सर्ज और ग्रो एक दूसरे के सिनोनिम है, तो सर्जिंग रेट होगी ग्रोथ रेट। समझ गए ना। अच्छा, ये इट इज़ टाइम गवर्नमेंट थॉट अबाउट एक्सटेंडिंग लॉकडाउन, इस पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, फटाफट से आप देख लो। एक्चुअल में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ना, ये सेंटेंस स्पॉट द एरर का क्वेश्चन नहीं है। इट इज़ टाइम, वक्त आ गया है, वी शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वक्त आ गया है, हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। इस सेंटेंस में नो एरर है। पहली चीज़, अगर किसी के दिमाग में हो ना सर ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, पर अगर सेंटेंस को इंप्रूव करना हो ना तो मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ,
आई कैन यूज पास्ट सब्जेक्टिव मूड कब यूज होता है, जब किसी सेंटेंस में ये वाला फ्रेज आ रहा हो, इट इज टाइम, वक्त आ गया है ना। इट इज टाइम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट्स टाइम, इट इज टाइम या इट्स टाइम। जब जब ऐसा हो तो मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करके इस सेंटेंस को इंप्रूवमेंट की क्वेश्चन में सही कर सकता हूं। इंप्रूव कैसे करूंगा, इस वर्ब को स्टार्ट को ना, शुड स्टार्ट, इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल दो, वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, इट इज टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, है ना। ये सेंटेंस एक्चुअल में इंप्रूव सेंटेंस है, पहले वाला सेंटेंस गलत नहीं था ग्रामेटिकली, पर ये सेंटेंस जो है इंप्रूव सेंटेंस कहलाएगा अपने आप में। इट इज टाइम द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअर, इसको भी मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड में यूज करूंगा। इट इज टाइम द गवर्नमेंट हेल्प्ड द पुअर, और कुछ नहीं लगाना, खाली V2 लगानी है, बस उसको लगा के पास्ट सब्जेक्टिव मूड बना दे, बस वही काम यहाँ हुआ है। वक्त आ गया सरकार सोचे लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के बारे में, थॉट थिंक थॉट, है ना, सेकंड फॉर्म इसकी थिंक की हमने यहाँ पे लगा दी। बढ़े आगे, लॉजिक के साथ चीजें सीखो, वो भी गलत नहीं था, ये भी सही है, पर इसको हम इंप्रूव सेंटेंस बोलेंगे, पास्ट सब्जेक्टिव मूड हम बना करके ऐसे सेंटेंस लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर द स्वेल इन एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट इन द मानसून सीजन नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर ओइंग टू रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम द सिटीज कुड डिप्रेस वेजेस। कह रहे जो स्वेल है ना, जो उछाल है, जो इंक्रीज है, जो सर्ज है, जो ग्रोथ है, किसमें, एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट में। एग्रेरियन होता है एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर का एक सिनोनिम है एग्रेरियन। तो कह रहे जो उछाल है ना, जो बढ़त है एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट में, खेती से रिलेटेड रोजगार में, मॉनसून सीजन के अंदर। कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद इस स्वेल के, नॉट विद स्टैंडिंग को मैं यूज करना सिखाऊंगा, इसका मतलब होता है बावजूद इस चीज के। तो कह रहा बावजूद इस स्वेल के, जो एक्सेस सप्लाई है ना लेबर की, जो ज्यादा सप्लाई है लेबर की, कारण से रिवर्स माइग्रेशन के कारण से, मजदूरों के अपने घर लौटाने के, और कहाँ से, सिटीज से। कह रहे ये एक्सेस सप्लाई डिप्रेस कर सकती है वेजिस को, ये कम कर सकती है वेजिस को। तो कह रहे जरूरी कितना ही मानसून सीजन अच्छा आ जाए, इतना काम अभी जो इतनी सप्लाई हो गई है लेबर की, सब लेबर अपने घर आ गई है, तो इससे वेजेस के दाम गिरने वाले हैं। 200-300 वाला मजदूर अब 50-100 रुपये में काम करेगा। समझ गए सेंटेंस को। देखने वाला वर्ड कौन सा है, स्वेल। स्वेल मतलब इंक्रीज, सर्ज, ग्रोथ, बढ़त किसी चीज में ना, स्वेल। स्वेलिंग होती है ना, तो अब क्या होता है, आपका वो पोर्शन सूज करके बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए उसको स्वेलिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें इंक्रीज हो रहा है साइज के अंदर। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है डिस्पाइट। दोनों फर्क क्या होता है, डिस्पाइट को आप सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे, है ना, डिस्पाइट को आप सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे, और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट देंगे, एक नाउन या प्रोनाउन को। नॉट विथ स्टैंडिंग को आप कहीं भी यूज कर लें, शुरू में या बीच में, पर ये पूरे क्लॉज को अपना ऑब्जेक्ट मान लेता है ना। तो नॉट विथ स्टैंडिंग द स्वेल इन एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट इन द मानसून सीजन, यहाँ पे मैं नॉट विथ स्टैंडिंग को हटा करके शुरू में डिस्पाइट भी लिख सकता था, डिस्पाइट द स्वेल इन एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट इन मानसून सीजन, है ना। इस तरह से भी सेंटेंस को लिखा जा सकता था। बावजूद होता है दोनों का मतलब। कह रहे दिस मेक्स एन एक्सटेंशन ऑफ द लिमिट ऑफ द वर्क डेज अंडर द एमटी नरेगास इवन मोर इम्परेटिव। कह रहे ये चीज़ बना देती है, ऊपर वाली चीज़ बना देती है एक एक्सटेंशन को बढ़ा देने को, लिमिट को, काम के दिनों की इस स्कीम के नीचे और ज़्यादा इम्परेटिव, और ज़्यादा जरूरी। इम्परेटिव होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही एसेंशियल। तो कह रहे ये चीज़ जो इसके लिमिट है बढ़ाने के काम को बहुत एसेंशियल बनाती है। एमजी नरेगा से बताया था ना मैंने पहले, स्कीम से पहले द लगता है, देखो यहाँ पे द लगाया है, ऊपर नहीं लगाया था, इसके बाद जगह नहीं होती है ना टाइटल पैराग्राफ में। आगे बढ़े। कह रहे सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन over a decade ago, the scheme has acted as insurance for rural dwellers during crop failures and agrarian crisis. कह रहा since तब से, अच्छा भाई कब से, इसके अमलीकरण से, इम्प्लीमेंटेशन से। अच्छा कब हुआ था, 10 साल से पहले, over a decade ago। अच्छा हुआ क्या तब से, कह रहा स्कीम ने एक्ट की है, स्कीम ने हरकत की है एक इंश्योरेंस के तौर पे, एक बीमा के तौर पे, किन के लिए, गांवों में रहने वालों के लिए, रूरल ड्वेलर्स के लिए। अच्छा किस दौरान, क्रॉप फेलियर्स के दौरान, फसलों के खराब हो जाने के दौरान, और किसके दौरान, एग्रीकल्चरल क्राइसिस के दौरान, एग्रीकल्चरल आफतों के दौरान। तो जब जब टिड्डियाँ आई हैं, जब जब मानसून नहीं पड़ा है, जब जब जो है किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, तब तब इस स्कीम ने, जो कि 10 साल पहले से इंप्लीमेंट हो रही है, इन रूरल ड्वेलर्स के लिए एक इंश्योरेंस का काम किया है ना। इंश्योरेंस क्या होता है, ज़रूरत के वक्त आपका काम दे, वही होता है बीमा या इंश्योरेंस, और ज़रूरत के वक्त ये काम आती है। सेंटेंस में देखने वाले दो कॉन्सेप्ट हैं। ड्वेलर, इसका मतलब होता है रहने वाला, बाशिंदा। ड्वेल करना एक वर्ब है, इसका मतलब रहना, है ना, कहीं पे आप ड्वेल करते हो तो उस एरिया में आप रहते हो। ड्वेलर मतलब एक हैबिटेंट, किसी एरिया का रहने वाला निवासी, है ना, बाशिंदा। अच्छा ड्वेलिंग यूनिट कौन होता है, ड्वेलिंग यूनिट होती है एक ऐसी यूनिट जो जिसमें आप रह सकें, है ना। छोटे से स्मॉल होम को हम बोलते हैं ड्वेलिंग यूनिट। सरकारी भाषा में घर को ड्वेलिंग यूनिट बोला जाता है, जब सरकार घर बना के देती है गरीबों को ना, तो ड्वेलिंग यूनिट उनको बोलती है।
चलो आगे बढ़े। दूसरा कॉन्सेप्ट था क्राइसिस। इसका सिंगुलर होता है CRISIS और प्लूरल होता है CRISES, है ना। क्राइसिस क्राइसिस दोनों को क्राइसिस बोलेंगे। ES वाला प्लूरल है, क्राइसिस सिंगुलर है IS वाला। वैसे ही एक्सिस का एक्सिस, बेसिस का बेसिस। आगे बढ़े। कह रहे बट द सेंटर्स आउटलुक टुवर्ड्स इट कंटिन्यूज टू लिमिट इट ओनली एज अ फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पुअर। कह रहा लेकिन जो सेंटर का आउटलुक है ना, सेंटर जैसा हमें दिखा रहा है, आउटलुक दिखा रहा है जो सेंटर अपना, कह रहा है इस चीज़ के लिए, टुवर्ड्स इट, इस स्कीम के लिए वो कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, लिमिट करने वाला इस चीज़ को महज एक फॉल बैक ऑप्शन के लिए, एक जुगाड़ जैसे ऑप्शन के लिए, पुअर्स के लिए। तो अगर गरीब लोगों के लिए, कॉमन प्लूरल नाउन द पुअर के लिए सेंटर का आउटलुक यही कहता है कि ये स्कीम सिर्फ एक फॉल बैक ऑप्शन है, आप भूखे ना मरो, बस इसीलिए हम स्कीम को चलाते हैं। अच्छा, इसमें फॉल बैक का मतलब क्या है? देखो, फॉल बैक और स्टॉप गैप दो तरह के फ्रेज हैं अपने पास। दोनों का मतलब होता है इमरजेंसी स्पॉट। अगर आप आगे जा रहे हो, आप गिर जाओ, फॉल बैक हो जाओ। अगर आपने पीछे कोई ऐसा सपोर्ट रखा हुआ है जो आपको गिरने से बचाए, दैट सपोर्ट वुड बी कॉल्ड योर फॉल बैक ऑप्शन। समझ गए ना मेरी बात को? अगर मैं गिर जाऊं, पीछे आ जाऊं वापस लुढ़क करके, तो जो सपोर्ट मुझे संभालेगा उसको बोलूंगा फॉल बैक ऑप्शन। तो सेंटर ने इसको फॉल बैक ऑप्शन माना है। ऐसे इसको स्टॉप गैप भी बोलते हैं ना, स्टॉप गैप ऑप्शन भी इसको बोला जाता है। आगे बढ़े। करा इवन बिफोर द कोविड-19 इंड्यूस्ड क्राइसिस, लैक ऑफ डिमांड एंड फॉलिंग कंजम्पशन अमंग द पोर वर कंस्ट्रेनिंग द इकॉनमी। कह रहे यहाँ तक कि पहले, इवन बिफोर, अच्छा किस चीज़ के भाई? कोविड-19 से इंड्यूस होने वाले क्राइसिस के। अब यहाँ पे क्राइसिस सिंगुलर है, IS वाला क्राइसिस है। कह रहे यहाँ तक कि कोविड-19 के कारण पैदा हुए, इंड्यूस हुए, भड़काए हुए, प्रोवोक हुए, इंस्टिगेट हुए क्राइसिस से पहले हुआ क्या था? एक डिमांड की कमी और एक गिरता हुआ कंजम्पशन, कम होता हुआ उपभोग। अच्छा, किन लोगों के बीच में? अमंग द पुअर, गरीब लोगों के बीच में। कह रहे दोनों चीज़ें थी ना, वर कंस्ट्रेनिंग, ये रिस्ट्रेन कर रही थी, कंट्रोल में ला रही थी, इसने लगाम लगा रखी थी इकॉनमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो कह रहे कोविड आने से पहले भी ये लोग बहुत गरीब हो रहे थे, लैक ऑफ डिमांड दिखा रहे थे, ज़्यादा कुछ खरीद रहे नहीं थे बाजारों से, इस वजह से इकॉनमी बड़ी परेशान थी। कह रहे द MG नरेगास इफ यूटिलाइज एज मोर देन जस्ट एन इंश्योरेंस स्कीम एंड एज अ व्हीकल फॉर रूरल डेवलपमेंट कुड पोटेंशियली एड्रेस दैट प्रॉब्लम। कह रहे जो MG नरेगा है ना, अगर उसको यूटिलाइज किया जाए मोर देन एक इंश्योरेंस स्कीम के, है ना, उसको इंश्योरेंस ना समझ के एक स्कीम से ज़्यादा कुछ समझें, अपने इंश्योरेंस स्कीम से ज़्यादा उसको समझने लगे हम, और एक व्हीकल जैसा समझें उसको, एक ऐसा उसको मेजर समझें, एक ऐसा उसको उपाय समझें जो हो रूरल डेवलपमेंट का। कह रहे अगर ऐसा कर देना तो ये MG नरेगा जो है कुड पोटेंशियली एड्रेस, ये पोटेंशियली संभावित तौर पे एड्रेस कर सकती है, संबोधित कर सकती है इस प्रॉब्लम को। आपको करना क्या है? MG नरेगा में बिना बात के खड्डे मत खुदवाओ उनसे, ऐसा कुछ काम करवाओ जिस काम को आपको ऑलरेडी करवाना ही था, है ना, कहीं बिल्डिंग खड़ी करवानी थी। रूरल में डेवलपमेंट भी हो जाएगी, इनको काम भी मिल जाएगा, इनके घर में पैसा भी आएगा, और तुमने जो काम किसी और से करवाना था कॉन्ट्रैक्टर से, वो काम तो जो है तुम इनके जरिए करवा लोगे। तो कह रहे इसको इंश्योरेंस स्कीम ना समझो, बिना बात के खड्डे मत खुदवाया करो इनसे कुछ ऐसा काम करवाओ जो मीनिंगफुल हो, है ना। ये मैं रीडिंग बिटवीन द लाइन करके बता रहा हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे द लेसन्स फ्रॉम इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स could be used for a more comprehensive job guarantee plan that covers urban India too। कह रहे जो लेसन्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे नसीहतें हैं ना, जो इसमें से हमारे लिए जो है शिक्षाएं निकल कर के आ रही है, और किस में से? इसके सक्सेसेस में से और फेलियर्स में से, इसकी कामयाबी और नाकामयाबियों में से। कह रहे उनको यूज़ किया जा सकता है, उनको इस्तेमाल में लिया जा सकता है, और क्यों? एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉब गारंटी प्लान के लिए, है ना। एक ऐसा नया जॉब गारंटी प्लान बनाए हम जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो सब चीज़ों को अपने दायरे में लेता हो। अच्छा, वो कौन सा प्लान होगा? जो कि कवर करता है अर्बन इंडिया को भी। तो अभी नरेगा सिर्फ गाँवों में चलता है। कह रहा अगर इसको आप सक्सेस और फेलियर को एनालाइज करो तो एक नई स्कीम भी बना सकते हो, जिससे शहरों के गरीबों को भी आप कुछ ऐसा काम दे सके। लेसन्स आप जानते हैं, सबक को बोला जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अपने पास, आज अच्छा मौका है, उसको रिपीट करवा देता हूँ आपको। टेक अवे, है ना, टेक अवे। टेक अवे का मतलब यही होता है सबक, किसी चीज़ में से निकलने वाले जो लेसन। आगे बढ़े। कह रहा बिसाइड्स एलिवेटिंग डिस्ट्रेस दिस कुड ऑल्सो बूस्ट कंजम्पशन एंड एड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवरी। कह रहा साथ ही साथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, है ना, साथ ही साथ किस चीज़ के भाई? एलिवेट करने के, डिस्ट्रेस को, लोगों की परेशानियों को कम करने के। कह रहे ये जो है ना, बूस्ट भी कर सकता है कंजम्पशन को, ये और ज़्यादा बढ़ा सकता है उपभोग को, और एड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है आर्थिक रिकवरी को, इकोनॉमिक रिकवरी को। तो कह रहे हैं डिस्ट्रेस तो कम होगी, साथ में इकोनॉमिक रिकवरी भी जो है ना, उसको हम जो है फटाफट से करवा डालेंगे। बिसाइड वर्सी बिसाइड्स आप जानते हैं, इसके पीछे का जो है इसको मैं निकाल दूँ ना, इस सेंटेंस का, इस वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा। आप जानते हैं ना, बिसाइड मतलब बाजू में, और बिसाइड्स मतलब
इसी के साथ साथ और एलिवेट करना, किसी चीज़ को आसान बनाना, सॉफ्ट करना, है ना, एलिवेट करना। आगे बढ़ते हैं। करंट एक्सटेंशन ऑफ द 100-day लिमिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन रूरल एरियाज कैन बी द फर्स्ट स्टेप। कह रहे जो एक्सटेंशन है ना, जो एक बढ़त का काम है 100 डेज की लिमिट का, इसको 150-200 डेज जो लिमिट बनाने का जो काम है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन जो होगा ना स्कीम का रूरल एरियाज में, वो होगा फर्स्ट स्टेप। तो कह रहे अर्बन को छोड़ो, अभी रूरल में इस तरीके से काम करो, कॉम्प्रिहेंसिवली सबको कवर कर पाओ, आप लिमिट को बढ़ा दो। तो कह रहे पहला स्टेप होगा इस दूसरे वाले प्लान को बनाने का। समझ गए होंगे आई थिंक। 100 डे लिमिट के आगे लगा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हाइफनेटेड एडजेक्टिव इसको बना दिया है, पीछे से एस निकाल दिया है, बावजूद इसके आगे 100 लगा होने के। कॉम्प्रिहेंसिव होता है डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, जिसमें सब चीज़ें समाई हो, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक करके बताएं, वीडियो को एक शेयर दें सोशल मीडिया पे। आपके शेयर्स और लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इस कंटेंट को और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बनाने का जो है ना मोटिवेशन मिलता है। जरूर से अपनी समरीज को पोस्ट करें, अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें, क्वेश्चंस के आंसर्स को, क्विज को, है ना। 2 घंटे मुलाकात लूंगा आंसर्स के साथ। चलिए साइनिंग आउट।